जब कोई बड़ा वित्तीय घोटाला होता है और करोड़ों रुपए रातों रात किसी विदेशी बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो अक्सर ये धारणा बनती है कि अब वो पैसा देश के कानून की पहुंच से बाहर हो गया है। जी। और या फिर कोई मुख्य गवाह किसी दूसरे देश में जा छिपता है तो लगता है कि अब जांच में ही रुक जाएगी। बिल्कुल। आज के इस विशेष गहन अध्ययन में हम BNSS 2023 के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 8 पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। यह अध्याय उन असाधारण ताकतों को परिभाषित करता है जो हमारी अदालतों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाकर काम करने की अनुमति देती है। और मैं बता दूं कि न्यायपालिका की तैयारी कर रहे छात्रों, युवा अधिवक्ताओं और कानून के विद्यार्थियों के लिए यह अध्याय एक मजबूत नींव की तरह है। सही कहा। तो चलिए बिना किसी भटकाव के सीधे इस कानूनी ढांचे को समझते हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि एक आपराधिक कानून प्रोफेसर के नजरिए से ये अध्याय ट्रायल प्रैक्टिस के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, पारंपरिक आपराधिक कानून अक्सर एक स्थानीय थाने या जिले की अदालत की सीमाओं में बंधा हुआ महसूस होता है। लेकिन आज के अपराध, विशेष रूप से जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं, वो किसी एक भूगोल तक सीमित नहीं रहते। हाँ, एक अपराध की साजिश दिल्ली में रची जा सकती है और अंजाम दुबई में दिया जा सकता है। एकदम सही। और पैसा स्विट्जरलैंड पहुंच सकता है। अगर कानून के पास ऐसा ढांचा न हो जो इन कड़ियों को जोड़ सके, तो न्याय प्रक्रिया पंगु हो जाएगी। BNSS का अध्याय 8 इसी शून्य को भरता है। तो किसी भी कानूनी ढांचे को समझने की शुरुआत उसकी परिभाषाओं से ही होनी चाहिए। भाग 1 यानी धारा 111 में कुछ बुनियादी शब्दों को परिभाषित किया गया है। इसमें सबसे पहला शब्द है अनुबंधकारी राज्य या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। जी, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। इसका सीधा सा अर्थ भारत के बाहर का कोई भी ऐसा देश है जिसके साथ केंद्र सरकार ने कोई विशेष संधि की है या पारस्परिकता के आधार पर कोई व्यवस्था स्थापित की है। पारस्परिकता मतलब रेसिप्रोसिटी। बिल्कुल। ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसी सिद्धांत पर टिका है कि अगर हम किसी देश के अनुरोध पर उसकी मदद करेंगे तो वो देश भी हमारी जांच में हमारा सहयोग करेगा। और इसी धारा में जो दूसरी परिभाषा है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, संपत्ति या प्रॉपर्टी की परिभाषा। हाँ, क्योंकि अक्सर जब संपत्ति कुर्क करने की बात आती है तो हमारे जहन में कोई आलीशान बंगला या बैंक का नकद पैसा ही आता है। लेकिन कानून की नज़र में इसका दायरा बहुत बड़ा है। धारा 111 स्पष्ट करती है कि संपत्ति मूर्त भी हो सकती है और अमूर्त भी, चल भी हो सकती है और अचल भी। यहाँ तक कि अगर कोई ऐसा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो किसी संपत्ति पर मालिकाना हक दर्शाता है, तो वो भी संपत्ति माना जाएगा। यानी अगर किसी ने धोखाधड़ी के पैसे से किसी शेल कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं या कोई डिजिटल संपत्ति बना ली है, तो वो भी जांच के दायरे से बाहर नहीं है। और अगर अपराधी ने उस मूल संपत्ति को बेचकर कुछ और खरीद लिया है तो उस नई संपत्ति का जो भी मूल्य होगा वो भी अपराध की आय ही माना जाएगा। अपराधी सिर्फ संपत्ति का रूप बदलकर बच नहीं सकता। इसी को रोकने के लिए धारा 111 में 2 और शब्द हैं, पता लगाना यानी ट्रेसिंग और पहचानना यानी आइडेंटिफाइंग। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अदालती प्रक्रिया में इनका तकनीकी अंतर बहुत बड़ा है। ट्रेसिंग का मतलब है संपत्ति की प्रक्रिया या उसकी गतिविधि का पता लगाना। सरल शब्दों में फॉलो द मनी। मतलब ये एक खोजी प्रक्रिया है जहां जांच एजेंसी देख रही है कि पैसा कहां से निकला और कहां गया। जी, और दूसरी तरफ है आइडेंटिफाइंग। ये उस रास्ते को अदालत में साबित करने की प्रक्रिया है। ये स्थापित करना कि ये विशिष्ट संपत्ति उसी अपराध में इस्तेमाल हुई थी। तो ट्रेसिंग जांच का हिस्सा है और आइडेंटिफाइंग उसे सबूत में बदलने का काम करती है। बेहतरीन। अब भाग 2 पे आते हैं, सीमाओं के पार जांच। धारा 112 और 113। ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या अनुरोध पत्र का तंत्र है। मान लीजिए एक व्यवहारिक सवाल लेते हैं, अगर कोई अहम सबूत या गवाह भारत के बाहर हैं, तो जांच अधिकारी क्या करेगा? वो तो सीधे समन नहीं भेज सकता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। धारा 112 के तहत उसे एक आपराधिक न्यायालय में आवेदन करना होगा और फिर वो भारतीय अदालत विदेशी अदालत को एक अनुरोध पत्र जारी करेगी जिसे केंद्र सरकार आगे बढ़ाती है। सही कहा आपने। उस अनुरोध पत्र में विदेशी अदालत से गुजारिश होती है कि वह गवाह से पूछताछ करे या दस्तावेज पेश करने का निर्देश दे।
और अगर स्थिति को पलट दे, मतलब अगर विदेशी अदालत को भारत से मदद चाहिए हो तो उसके लिए धारा 113 है। विदेशी अनुरोध मिलने पर केंद्र सरकार उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को सौंप सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि वो मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बिल्कुल वैसे ही जांच करेगा जैसे अपराध भारत में ही हुआ हो, एकदम स्थानीय केस की तरह। और फिर सबूत केंद्र सरकार के जरिए वापस भेज दिए जाते हैं। अब सबूतों की तो बात हो गई, लेकिन कभी-कभी व्यक्तियों का स्थानांतरण भी जरूरी होता है। भाग 3 की धारा 114 इसी पर बात करती है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है। इसमें सीधे तौर पर संप्रभुता के मुद्दे शामिल होते हैं। गिरफ्तारी वारंट और समन के अंतर्राष्ट्रीय निष्पादन की इसमें बात की गई है। हाँ, यदि कोई कैदी भारत से बाहर भेजा जा रहा है या विदेश से भारत लाया जा रहा है तो न्यायालय और केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई कड़ी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है, ताकि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन न हो। अब हम उस भाग में प्रवेश कर रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाग 4, अवैध संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ते। धारा 115 से 118। धारा 115 तो बस संपत्ति की कुर्की के लिए दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहायता की बात करती है। लेकिन असली कानूनी पेच धारा 116 से शुरू होता है, और मैं सभी उम्मीदवारों से कहूंगी कि इसे ध्यान से सुने। बिल्कुल। धारा 116 स्पष्ट करती है कि अवैध संपत्ति की पहचान करने का अधिकार केवल उस पुलिस अधिकारी को है जो सब इंस्पेक्टर के पद से नीचे का ना हो। ये सीधे बहुविकल्पी प्रश्न या MCQ में पूछा जा सकता है। ये कोई सामान्य नियम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा उपाय है। वित्तीय अपराधों की जांच के लिए एक विशेष समझ चाहिए। एक कांस्टेबल से इस तकनीकी जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। और अगर सब इंस्पेक्टर से नीचे के अधिकारी ने जांच कर दी तो क्या होगा? तो बचाव पक्ष के वकील पूरी जांच को ही शून्य घोषित करवा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा लिटिगेशन रिस्क है। अब पद की बात हो गई। धारा 117 कुर्की और जब्ती के आदेश पर आती है। अधिकारी अचल संपत्ति के मामले में कुर्की का आदेश देता है। लेकिन कानून उस अधिकारी की शक्ति पर कड़ा नियंत्रण भी लगाता है। हाँ, वो 30 दिन वाली समय सीमा। एकदम सही। अधिकारी के कुर्की आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा यदि उसे 30 दिनों के भीतर न्यायालय द्वारा पुष्टि या कन्फर्म नहीं किया जाता है। 30 दिन के अंदर अदालत की मोहर लगवानी होती है। और जब तक ये सब चलता है, संपत्ति का प्रबंधन कौन करता है? इसके लिए धारा 118 है। क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट या DM को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। वही कुर्क की गई संपत्ति की देखभाल करते हैं। अब आते हैं भाग 5 पर, कारण बताओ नोटिस और जब्ती के परिणाम। धारा 119 के तहत अदालत प्रभावित व्यक्ति को 30 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी करती है। इस 30 दिन के भीतर उस व्यक्ति को अदालत के सामने साबित करना होता है कि उसने वो संपत्ति किस वैध स्रोत से खरीदी है। लेकिन क्या हो अगर वो व्यक्ति नोटिस मिलने के बाद उपस्थित ही ना हो, देश छोड़कर भाग गया हो? तब धारा 120 अदालत को शक्ति देती है। अदालत एक तरफा या एक्स पार्टे फैसला सुना सकती है और संपत्ति को सीधे केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त कर सकती है। इस धारा में एक बहुत ही खास बिंदु कंपनियों के शेयरों से जुड़ा है। जी हाँ, अगर किसी कंपनी के शेयर जब्त होते हैं तो कंपनी अधिनियम 2013 के बावजूद वे शेयर सीधे केंद्र सरकार के नाम पर पंजीकृत हो जाएंगे। कोई भी कॉरपोरेट नियम अदालत के इस आदेश के आड़े में नहीं आ सकता। लेकिन क्या कोई बचाव का रास्ता भी है? मान लीजिए किसी संपत्ति का सिर्फ एक हिस्सा अवैध है। इसके लिए धारा 121 है। यह जब्ती के बदले जुर्माने का विकल्प देती है। अगर केवल एक हिस्से का स्रोत साबित नहीं हो पाता तो अदालत उस हिस्से के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना देने का विकल्प दे सकती है। फाइन इन ल्यू ऑफ फॉरफिचर। जुर्माना भरने पर संपत्ति मुक्त हो जाएगी। ये बहुत ही व्यावहारिक है। लेकिन अपराधी अक्सर चालाकी करते हैं। जांच शुरू होते ही संपत्ति रिश्तेदारों को ट्रांसफर कर देते हैं। उसे रोकने के लिए धारा 122 है। यदि आदेश या नोटिस जारी होने के बाद संपत्ति हस्तांतरित की जाती है तो वे शून्य और प्रभावहीन यानी नल एंड वॉइड मानी जाएगी। कानून की नजर में उस ट्रांसफर की कोई अहमियत नहीं होगी। अंततः संपत्ति सरकार के पास ही जाएगी। और प्रक्रिया को समेटने के लिए भाग 6 है। धारा 123 कहती है कि सभी अनुरोध पत्रों का आदान प्रदान केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए प्रारूप में ही होगा। और धारा 124 केंद्र सरकार को यह शक्ति देती है कि वह इस अध्याय को लागू करने में शर्तें या अपवाद तय कर सकती है। ये कूटनीतिक लचीलापन है। हमने लगभग सभी धाराओं को कवर कर लिया है। अब कुछ वैचारिक स्पष्टीकरण कर लेते हैं जो अक्सर युवा वकीलों को परेशान करते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी
कुर्की और जब्ती को एक समान मानने की है। हाँ, अटैचमेंट और फॉरफीचर। कुर्की एक अस्थायी रोक है, संपत्ति आपकी ही रहती है, बस आप उसे बेच नहीं सकते। जबकि जब्ती का अर्थ है संपत्ति का पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन हो जाना। और अदालतों की सख्ती के बारे में आपका क्या विचार है? अदालतें धारा 117 और 119 की 30 दिन की समय सीमा की बहुत सख्ती से व्याख्या करती हैं। इसमें चूक होने पर वकीलों के लिए भारी मुकदमेबाजी का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। तो चलिए एक तेजी से रिवीजन सारांश कर लेते हैं। बिल्कुल। पहला, अधिकारी का पद सब इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होना चाहिए, ये धारा 116 कहती है। दूसरा, समय सीमा 30 दिन की है, कुर्की की पुष्टि के लिए भी और कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए भी। तीसरा, संपत्ति का प्रशासक जिला मजिस्ट्रेट होता है। और चौथा, बचाव का विकल्प है जब्ती के बदले बाजार मूल्य का जुर्माना भरना। ये अध्याय वाकई में बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली तो है, लेकिन मैं श्रोताओं के मन में एक गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। ये अध्याय केंद्र सरकार और अदालतों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाकर काम करने की असीमित शक्ति देता है। ये कागजी और बैंकिंग संपत्तियों के लिए ठीक है, लेकिन भविष्य में जब अपराध पूरी तरह से डिजिटल, क्रिप्टोकरेंसी आधारित और सीमा रहित हो जाएंगे, जहां कोई भौगोलिक सीमा ही नहीं बचेगी, हाँ, तब अमूर्त डिजिटल शेयरों को सीधे तौर पर जब्त करने की इस शक्ति को बचाव पक्ष के वकील अदालत में कैसे चुनौती देंगे? यह एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। तकनीक और कानून की ये टकराहट भविष्य में देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और इस पर सभी कानून के विद्यार्थियों को स्वयं भी शोध करना चाहिए। इस विशेष गहन अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। हम उम्मीद करते हैं कि यह चर्चा आपकी तैयारी में मददगार साबित होगी।